सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो पहले हम इसे डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे, उसके बाद इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे जिससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी। तो पहले हम पढ़ेंगे कि हम रेगुलेशन करते कैसे हैं। तो रेगुलेशन के लिए हमारे ब्रेन में ही 4 सेंटर्स हैं। अपने 2 सेंटर्स प्रेज़ेंट होते हैं अपने मेड्यूला वाले रीजन में और 2 सेंटर्स प्रेज़ेंट होते हैं अपने पोन्स वाले रीजन में। अब हम उन्हीं सेंटर्स को एक बार देखेंगे। तो पॉन्स में जो 2 सेंटर्स प्रेज़ेंट होते हैं, वो होता है एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर और दूसरा सेंटर होता है, वो होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। और बाकी 3rd और 4th सेंटर प्रेज़ेंट होते हैं अपने मेड्यूला वाले रीजन में। तो जो ये ब्लू वाला रीजन है, ये अपना पॉन्स वेरोलाय वाला रीजन है और जो ग्रीन वाला रीजन है, वो अपना मेड्यूला वाला रीजन है। तो मेड्यूला में अपना प्रेज़ेंट होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, क्योंकि ये डॉर्सल या फिर पीछे वाली साइड पे होता है, और एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल यानी कि अपने फ्रंट वाली साइड पे प्रेजेंट होता है अपने मेड्यूला वाले रीजन में। और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इन दोनों को मिला के ही एनसीईआरटी में हमने इनको रिदमिक सेंटर बोला हुआ है। तो अगर रिदमिक सेंटर कहीं पे एनसीईआरटी में वर्ड आता है, वो इन्हीं दोनों ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि एक एक ग्रुप का फंक्शन क्या है। तो हम शुरुआत करेंगे अपने डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। तो जो अपना डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये कंट्रोल करेगा अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को। माना कि जिस वक्त आप कोई फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं कर रहे, नॉर्मली आप बैठे हो और नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये वाला ग्रुप अपना काम करता है। और ये सिग्नल सेंड करता है अपने डायाफ्राम को और अपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, कि डायाफ्राम को कहेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ नीचे को, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कहेगा कि चेस्ट को बाहर को खींचो, ताकि हम इंस्पिरेशन को स्टार्ट कर सकें नॉर्मल। उसके बाद अपना आता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का फंक्शन कब नहीं होगा, तो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, तो इस ग्रुप का कोई रोल तब नहीं होगा, क्योंकि तब रोल होगा अपने डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का। अब इसकी इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत ये है कि मान लो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मान लो आप कोई हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिसके कारण हमारी बॉडी में CO2 ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है। अगर CO2 ज़्यादा होगी, तो हमारी बॉडी का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। और हमारी बॉडी में ऐसे कई सारी कीमोसेंसिटिव प्लेसेस होती हैं, जो कि सिग्नल सेंड करेंगी इस सेंटर को कि CO2 की एक्यूमुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग का जो रेट है, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे नॉर्मल पीएच पे आ जाएगी हमारी बॉडी। तो इसका रोल इसी में ही है कि हम कोई हैवी एक्सरसाइज करें जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ब्रीदिंग का रेट इसलिए बढ़ जाता है। इस और यही ग्रुप ब्रीदिंग के रेट को अपना इंक्रीज कर देता है। तो यही है कि इट कंट्रोल्स फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इस ग्रुप का यही रोल था। अब दूसरा अपना आता है, जो कि अपने पॉन्स वाले रीजन में प्रेजेंट है, वो अपना न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब इसका फंक्शन क्या है? ये स्विच ऑफ कर देता है अपने इंस्पिरेशन को। अब इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ क्यों करता है? पहले हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप अपना ब्रीदिंग के रेट को इंक्रीज कर देता है। अगर ये इंक्रीज कर देता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के लिए अपनी ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज डिक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि ये सारा दिन हम ऐसी फोर्सफुल ब्रीदिंग या इंस्पिरेशन या एक्सपायरेशन करते रहेंगे। और अगर हमने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो हमारे मसल्स पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो तो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, वो सिग्नल भेजेगा अपने वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को कि भाई बहुत देर से फोर्सफुल ब्रीदिंग हो रही है, जिसके कारण हमारे मसल्स भी थक रहे हैं और एटी की भी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, और इसके रेट को वो डिक्रीज कर देगा या फिर नॉर्मल तक ले आएगा। और सेम ही चीज़ वो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के साथ भी करेगा। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को वो कहेगा कि लंग्स में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा हवा भर गई है। अगर इससे ज़्यादा हवा भरी, तो हमारे लंग्स भी फट सकता है। तो इंस्पिरेशन को बंद कर दो और एक्सपायरेशन को शुरू कर दो। तो ये था फंक्शन अपने न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। अब अपना बचता है एपन्यूस्टिक सेंटर। अब ये क्या करता है? ये करता है डिले अपने स्विच ऑफ इंस्पिरेशन को। मतलब कि जो सिग्नल अपना न्यूमोटैक्सिक सेंटर डॉर्सल या फिर वेंट्रल ग्रुप को भेज रहा है, उसको ये डिले कर देगा। एक तरह से ये इंस्पिरेशन को थोड़ा पॉजिटिव
पुश देगा। तो ये था अपना एपन्यूस्टिक सेंटर का फंक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के पैराग्राफ में हमें क्या-क्या दिया हुआ है। तो उसको हम रीड करेंगे। Human beings have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues. तो हमें ये कैपेबिलिटी है कि हम अपनी इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ बॉडी। और इसको कंट्रोल कौन करता है? हमने जो मैकेनिज्म अभी पढ़ा वो न्यूरल मैकेनिज्म है, मतलब उसमें न्यूरॉन्स का यूज होगा। और हम पढ़ेंगे अब सेंटर्स कौन-कौन से हमने पढ़े। अभी हमने डायग्राम में 2 सेंटर्स पढ़े थे। एक सेंटर अपना मेडुला वाले रीजन में था और दूसरा अपने पोन्स वाले रीजन में प्रेज़ेंट था। प्रेज़ेंट इन द मेडुला रीजन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब हमने पढ़ा अपने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में भी 2 चीज़ें आती थी। एक आता था डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक आता था अपना वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। दूसरा सेंटर अपना प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन में, जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, जो कि मॉडरेट कर देता है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। हमने पढ़ा था कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपने इंस्पिरेशन को डिक्रीज कर देता है, जो कि इंस्पिरेशन को इंक्रीज करता था अपना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वो भी हमें यहाँ पे बताया गया, इट कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। उसके बाद हमें बताया गया कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जो सिग्नल आते हैं वो अपनी इंस्पिरेशन को रिड्यूस कर देंगे एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। हमने उसमें भी यही चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। अगर अगर ये कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट क्यों है? कीमोसेंसिटिव एरिया वो एरिया होगा जो कि अपने पीएच या फिर CO2 के चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है। और अगर ये डिटेक्ट कर लेता है कि CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है या फिर लो भी है, तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया सिग्नल भेजेगा अपने ब्रेन को कि ब्रीदिंग के रेट को ऑल्टर करो ताकि पीएच अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए या CO2 का लेवल अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। Increase in these substances can activate these centers, which can turn signal the rhythm center to make necessary adjustments. जैसे अगर हमारा CO2 का रेट बढ़ गया, हमारी बॉडी में लेवल बढ़ गया, तो सिग्नल जाएगा अपने वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को कि भाई ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज कर दो ताकि हम CO2 को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल सके। तो इस तरह से एडजस्टमेंट्स हो जाती है। नाउ रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद आयोटिक आर्क। तो कुछ रिसेप्टर्स अपने आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि CO2 और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड इसी सिग्नल को ये भेज सकते हैं अपने रिदम सेंटर ताकि वो कुछ एक्शन ले सकें। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इस पूरे रेगुलेशन में द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मतलब ऑक्सीजन का हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने अपने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया और अपने डिफरेंट सेंटर्स के बारे में पढ़ लिया। इससे अगले वीडियो में हम कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है।